हेलो गाइस, GGSSS डग ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी के इस सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं फिर से इतिहास विषय का। जी हाँ, आपको पता है कि अभी NCERT का जो सिलेबस है उसमें तब्दीली की गई है और 1 से 9 तक और कक्षा 11 का जो सिलेबस है पाठ्यक्रम वो चेंज हुआ है, लेकिन कक्षा 10 और कक्षा 12 का पाठ्यक्रम बदला नहीं है, लेकिन उसमें एक बुक इंक्लूड हुई है। कक्षा 12 की बात करते हैं तो एक नई बुक उसमें इंक्लूड की गई है, उसका नाम है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। लेकिन कक्षा 11 और कक्षा 12 यानी कक्षा 11 में भाग ए और कक्षा 12 में भाग ब, तो दोनों किताबों की मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और किताब का नाम है जो अपने सिलेबस पाठ्यक्रम में दी गई है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। वैसे प्राचीन भारत को स्वर्णिम भारत की संज्ञा दी गई है, लेकिन जब से भारत को आज़ादी मिली है उसके बाद भारत के जो पीरियड था उसको गोल्डन टाइम कहा गया है। लेकिन वो कैसे हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो किताबें NCERT ने हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ी है वो दोनों किताबें हैं। कक्षा 11 में आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग ए और कक्षा 12 में आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2, दोनों का हम जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि दोनों क्रमबद्ध है, तारतम्यतापूर्ण है, तो दोनों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सीरीज के नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले कक्षा 11 की किताब का जो पहला लेसन है उसका नाम है औपनिवेशिक भारत। उसका नाम है औपनिवेशिक भारत। औपनिवेशिक भारत और सतत शोषण का काल। सतत शोषण का काल यानी उपनिवेश भारत था, जहाँ पर निवेश करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने अपना देश है उसको उपनिवेश बनाया और उपनिवेश भारत उसको कहा गया है। तो सतत शोषण का काल कैसे है? उस जमाने में सबसे जो मेन पॉइंट इसमें आता है अपने सिलेबस में, उसमें पहला आता है कि धन का निष्कासन। धन का निष्कासन यानी धन का निकास यहाँ पर किया गया, यानी भारतीय धन को विदेशों में भेजा गया, यूरोप में भेजा गया। तो ये अपने लिए सबसे बड़ा शोषण था। और इसका पता भारत में सबसे पहले किसको चला? तो वो जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे, भारत के गोल्ड मैन जिनको कहते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में सबसे पहले पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से 1867 में पहली बार जिक्र किया। और उस समय अपने भारत का जो धन था विदेशों में गया था उसकी गणना उन्होंने की थी, उनकी पद्धतियां बताई थी, कौन सी पद्धति थी और उससे भारत को क्या नुकसान हुआ था, भारत का आर्थिक क्या शोषण हुआ था। उस समय सबसे बड़ा जो शोषण हुआ था वो परंपरागत उद्योगों का ह्रास हो गया था। परंपरागत उद्योगों का ह्रास हो गया था, पतन हो गया था, तो उन्होंने गणना की थी। उसके बाद में आता है तो उसके बाद में हस्तशिल्प, जो हस्तशिल्प होते हैं यहाँ पर कारीगर थे, शिल्पी थे, बुनकर थे, इन लोगों को भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था। ऐसी चीजें अपनी इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट में दे रखा है, दूसरे पार्ट का नाम है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, वैसे इसका जिक्र अपन ने पिछले वीडियो में किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहले इसमें 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पहले जो राजनीतिक संस्थाएं थी जो सामने आई थी, किन किन का गठन हुआ था, छोटी जरूर थी लेकिन कहीं न कहीं भूमिका के रूप में बहुत अच्छी थी। तो 1857 की क्रांति से 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बीच में छोटे छोटे राजनीतिक संगठन बने थे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण संगठन था 1876 में बना था इंडियन एसोसिएशन। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में बना था। इसके बाद में राजनीतिक दौर शुरू होता है भारत में और 3 युगों में इस पाठ को बांटा गया है। ये पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके थे। 37 नंबर का पाठ है कक्षा 11 में ये, और इसकी अपन बात करें क्योंकि कक्षा 12 में आजादी के बाद के स्वर्णिम भारत के पाठ्यक्रम को समझने के लिए भूमिका के रूप में कक्षा 11 के पाठ्यक्रम को भी समझना अति आवश्यक है। इसमें पहला दौर था वो 1885 के बाद में उदारवादी के नाम से था। उदारवादी युग था। इस उदारवादी युग 1885 से
1885 से 1905 का युग इसे दिया गया है। इसमें उदारवादी यानी भिक्षावर्ती रूप से अंग्रेजों के सामने से जो अपने आज़ादी के लिए घुटना टेकर आज़ादी मांगी गई थी, उसमें फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा वक्त बदला और 1905 यहाँ पर 1885 है और 1885 से 1905 का टाइम आया और इसे उग्रवादी युग कहते हैं, उग्रवादी युग कहते हैं, उग्रवादी राजनीतिक युग कहते हैं। इसमें लाल बाल पाल, इसमें जुड़ने वाले जो थे लाल बाल और पाल और साथ में अरविंद घोष जैसे नेता इसमें थे और उन्होंने उग्र रूप से भारत की आज़ादी की मांग की, यानी राजनीतिक आंदोलन करने वाले ये सभी थे। उसके बाद आता है अपने गांधी युग आता है 1905 लिख लिया, 1919 से और 1948 तक है। इसमें आता है गांधी युग। गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए, चाहे होम रूल लीग का आंदोलन, हालांकि उस श्रेणी में आता है खिलाफत आंदोलन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को सब जानते हैं, रोलेक्ट एक्ट है उनका विरोध किया था, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है और गांधी इरविन पैक्ट जिसमें उन्होंने अपनी मांगे उनके सामने रखी थी। अंतिम रूप से इसमें आता है कि 1947 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उसकी बात इसमें की गई है। अगली बात करते हैं इसमें कि संविधान का गठन, संविधान की जो प्रक्रिया है, संविधान की जो प्रक्रिया उसकी बात भी इसमें की गई थी, उसका जिक्र अपन बाद में करेंगे। तीसरे लेसन की अपन बात करते हैं तो तीसरे लेसन का नाम है भारत की संवैधानिक प्रक्रिया और उसका विकास। तीसरे लेसन की अपन बात करते हैं तो भारतीय संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले ये युग स्टार्ट होता है 1773 से। जी हाँ, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुआ था। उसके बाद में छोटे छोटे एक्ट जैसे चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जैसे बात की जाए तो 1781 में, 1784 में, 1786 में, 1793 में, 1813 में, 1833 में, 1858 में, 1861 में और 1892 में। ऐसे समय समय पर छोटे छोटे सुधार के तहत भारतीयों को दिखाने के लिए अंग्रेज सरकार ने कुछ अधिनियम पारित किए थे। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण अपने सिलेबस में बात की जाए तो 1909 का मार्लेमेंटो भारत शासन सुधार अधिनियम, मार्लेमेंटो। उसके बाद में आता है अपने 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ये भारत शासन अधिनियम, ये आता है। ये भारत सचिव हुआ करते थे और ये उस समय के वायसराय हुआ करते थे, इनके नाम से इनका नाम दिया गया। लेकिन इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो 1935 का जो अधिनियम है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी भारत के संविधान में जो अधिकतर प्रक्रिया है, अधिकतर अनुच्छेद है वो इसी से लिए गए थे। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं 1947 का भारत पाकिस्तान का विभाजन वाला अधिनियम, तो ये टॉपिक इसमें दिया गया है। नीचे बात करते हैं, इसी से ऊपर उठाते हैं एक छोटा सा टॉपिक इसी ही पार्ट में, इसी लेसन में दिया गया है, उसका नाम है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अब इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में क्या है, संविधान का गठन करना, संविधान की समितियां क्या है, संविधान की बैठकें कब कब हुई थी और उनके सदस्य क्या निर्धारित किए गए थे, इसकी चर्चा इस पाठ में की गई है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं तो चौथा पाठ अपने सामने आता है, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी थी और पहले जो प्रधानमंत्री थे निर्वाचित वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो चौथे पाठ का नाम है कि इसमें आता है नेहरू की वैचारिक विरासत व वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी क्या क्या उन्होंने इस क्षेत्र में सुधार किए। नेहरू की वैचारिक विरासत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैचारिक विरासत की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले वो लेते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद को परिभाषित किया।
लोकतांत्रिक समाजवाद को उन्होंने अपने विचारों में समेटा है, समाजवाद। उसके बाद में पंथ निरपेक्षवाद। पंथ निरपेक्षवाद उनके लिए क्या था, इनको खोलकर अपने पाठ्यक्रम में अपन पढ़ेंगे जो नेहरू की दृष्टि में क्या था। उसके बाद में पंचशील है, ये पंचशील बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आता है 1954 में उन्होंने इसको किया था और ये अपने लिए अति इम्पोर्टेंट है। नेहरू की नज़र में राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद को अपने शब्दों में उन्होंने परिभाषित किया था जो अपने पाठ्यक्रम में अपन पढ़ने वाले हैं। तो नेहरू की वैचारिक विरासत में आता है, लेकिन नेहरू का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वहाँ भी वैज्ञानिक की ओर भी कदम बढ़ाना भारत ने शुरू किया था। और वो क्या है, उसमें सबसे पहले परमाणु परीक्षण और उसके अलावा जिसमें परमाणु परीक्षण को परमाणु ऊर्जा भी कह सकते हैं। और अंतरिक्ष की बात उन्होंने की, अंतरिक्ष की बात की। और इस क्षेत्र में होमी जहांगीर भाभा वैज्ञानिक थे, इनको अपन पढ़ने वाले हैं। जब खुलकर पढ़ेंगे इन्होंने क्या किया, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इनका योगदान क्या है। और अंतरिक्ष अनुसंधान में उन्होंने विक्रम साराभाई का नाम आपने सुना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के, इनका योगदान अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये दो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नेहरू के लिए थे। उसके बाद में अपन आगे आते हैं कि लास्ट पार्ट कक्षा 11 में, क्योंकि अपन कुछ ही देर में जाने वाले कक्षा 12 की तरफ। तो कक्षा 11 का जो अंतिम पार्ट है इसमें सुनियोजित विकास है, पार्ट का नाम है सुनियोजित विकास व सशक्त भारत के निर्माण में नेहरू का योगदान। सुनियोजित विकास व सशक्त भारत के निर्माण में नेहरू का योगदान क्या था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले आर्थिक नियोजन को प्रतिपादित किया, आर्थिक नियोजन पर ध्यान दिया। और आर्थिक नियोजन के तहत 1950 में उन्होंने योजना आयोग का गठन किया। वो योजना आयोग काफ़ी समय तक भारत के लिए काम करता रहा, योजना बनाता रहा। और इस योजना आयोग के तहत सबसे पहले उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को सम्मिलित किया। पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए योजना की बनाई जाती है, रूपरेखा बनाई जाती है, क्या करना है ये सब कुछ पहले निर्धारित किया जाता है। तो नेहरू जी के समय 3 पंचवर्षीय योजना का उल्लेख अपन इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें 1951 से 1956 तक है, 1956 से 61 तक है और 61 से 66 तक है। हालांकि बीच में नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो ये सारा इसमें पाठ में पढ़ने वाले हैं। इसके आगे अपन बढ़ते हैं। ये जो पूरा है वो भारत के सतत शोषण के काल से लेकर भारत की स्वतंत्रता में प्रवेश करते हुए नेहरू जी का जो कार्यकाल था, उनके द्वारा जितना भी कार्य यहाँ पर किया गया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनको पढ़ा था। इसके बाद में अपन बात करते हैं कक्षा 12 में ये किताब चलती है, यानी भाग 2। तो उसमें आते हैं भारत की विकास यात्रा, भारत की विकास यात्रा। और इनका डिवाइडेशन किया गया है डेट के हिसाब से। तो इनमें 1965 से और 1984 के कार्यकाल को लिया गया, यानी नेहरू जी के बाद में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जिक्र है। उनके समय क्या क्या हुआ था। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं इसरो को अपन पढ़ेंगे। ये इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इनकी स्थापना 1969 में हुई थी, इंदिरा गांधी के समय हुई थी। इनका अपन जिक्र करने वाले हैं, खुलकर अपन आगे पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं तो भारत बांग्लादेश का विभाजन, भारत बांग्लादेश का विभाजन, यूं कहे तो बांग्लादेश का निर्माण। तो ये 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय हुआ था। आगे पर बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रथम परमाणु परीक्षण ये 1974 में इंदिरा गांधी के समय होता है। यानी भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कदम बढ़ाना शुरू किया और उन कदमों को आगे ले जाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, जो कि भावी प्रधानमंत्री थी। उनके बाद में बात करते हैं कि कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि पंचवर्षीय योजना अनवरत रूप से चल रही थी, तो उनके बीच में ऐसा डिसाइड किया जाता था कि उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या अपन को सुधार करना है। तो उसमें बात निकल के आती है कि इसमें पहला है भारत बांग्लादेश का विभाजन, इसरो और प्रथम परमाणु परीक्षण। इसके बाद में हरित क्रांति पे जोर दिया गया। हरित क्रांति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन में या कभी भी सिलेबस में जब इनको पढ़ते हैं तो इनके क्वेश्चन अपने बहुत काम आते हैं। 1966 और 67 में एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति
फली फूली आगे बढ़ी। तो ये भारत के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुई। और इसके आगे श्वेत क्रांति आती है। श्वेत क्रांति, जी हाँ, ये डेयरी विकास से संबंधित है, डेयरी विकास से संबंधित है। भारत इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा था। हालांकि उसमें 1964 और 65 की बात है। नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए भारत के बहुत ही मुख्य प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। तो उनके समय वर्गीज कुरियन यानी अपन बात करें हैं कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। तो ये लाल बहादुर शास्त्री के प्रयासों से भारत में श्वेत क्रांति को गति मिली। तो ये अपन भारत के विकास की इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। हालांकि एक चीज़ जो महत्वपूर्ण इसमें आती है इंदिरा गांधी के समय कि भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये भी 1969 की बात है। सन 1969 में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। एक चीज़ आती है प्रीवी पर्स की समाप्ति। जी हाँ, ये क्या है? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 1947 के भारत शासन अधिनियम यानी 1947 का जो अधिनियम था भारत पाकिस्तान विभाजन, तो उसमें कुछ बातें की गई थी कि उसमें दो क्षेत्र थे, दो डिवाइडेशन थे। एक तो अंग्रेजों की केंद्र शासित प्रदेश थे, ब्रिटिश कालीन प्रांत थे, और कुछ थे रियासतें। तो उन रियासतों को स्वतंत्रता दी गई थी और वो स्वतंत्रता लगातार चली आ रही थी, चाहे वो भारत में मिल सकते थे या पाकिस्तान में मिल सकते थे या स्वतंत्र रूप से अपनी हुकूमत रख सकते थे। लेकिन इस प्रीवी पर्स की समाप्ति के दौरान इंदिरा गांधी ने इसको खत्म कर दिया, यानी वो सब भारत का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक इस पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं। आगे अपन चलते हैं अगले लेसन में। तो भारत की विकास की यात्रा आगे बढ़ती है और वो तब्दील हो जाती है 1985 से और 1985 से 1905 तक। उस समय इंदिरा गांधी के बाद भारत के जो भावी प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी की चर्चा अपन करने वाले हैं, पढ़ेंगे इसमें उन्होंने क्या क्या किया जो अपने सिलेबस में जुड़ा गया है। 52वां संविधान संशोधन किया था उन्होंने। और 52वां संविधान संशोधन जिससे रिलेटेड है वो है दल बदल, यानी राजनीति में दल बदल का एक प्रारूप था। इसके सिद्धांत और इनकी कुछ जो नियम थे वो उन्होंने किए गए। तो ये अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं। एक है 61वां संविधान संशोधन, तो इसकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। ये था मताधिकार की आयु निर्धारण, मताधिकार की आयु का निर्धारण, यानी इससे पहले जो मत देने की, वोट देने की जो आयु थी वो 21 साल थी और उसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ। इसके आगे महत्वपूर्ण कार्य आता है 1986 की शिक्षा नीति। 1986 की शिक्षा नीति बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस 1986 की शिक्षा नीति में राजीव गांधी सरकार ने जोर देते हुए इस शिक्षा को औपचारिक, अनौपचारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में जोड़ दिया और आगे जाकर इसको विभिन्न स्तरों में इसका बंटवारा कर दिया, जैसे माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। इसमें मुख्य बात आती है सामने जवाहर नवोदय विद्यालय जो अपन देखते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालयों का सूत्रपात किया गया, ये उन्हीं की देन है। और उस क्षेत्र में उस समय जो राजीव गांधी सरकार थी, दूर संचार के क्षेत्र में भी क्रांति आई थी, तो ये सब अपन पढ़ते हैं। ये भारत की विकास यात्रा का 1985 से और 2005 का कार्यकाल आता है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं तो विकास यात्रा कहाँ पर चली जाती है। ये लगातार जो प्रधानमंत्री भारत में आए थे, हालांकि बीच में वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। वीपी सिंह के नेतृत्व में एक मंडल आयोग को अपन पढ़ने वाले हैं। मंडल आयोग के तहत उन्होंने देश में जो पिछड़ा वर्ग था उसके लिए 21% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। ये वीपी सिंह के लिए पढ़ेंगे। इसके बाद में बीच में नरसिम्हा राव सरकार में ये प्रधानमंत्री हुए थे, उनको भी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। उन्होंने 1991 में आर्थिक नीति की घोषणा की थी, आर्थिक नीति को निर्धारित किया था। और इस आर्थिक नीति के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों को सिलेबस में पढ़ेंगे। वो था निजीकरण और उसके अलावा अपन पढ़ेंगे वैश्वीकरण, निजीकरण, और इसके अलावा अपन पढ़ेंगे
एक टॉपिक है वो इसमें अपन देख लेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हुए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी थे वो उन्होंने 2 कार्य किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन शक्ति और ऑपरेशन विजय के नाम से क्या था। ऑपरेशन शक्ति में परमाणु परीक्षण आता है, और ये परमाणु परीक्षण एक बार फिर से इंदिरा गांधी के बाद 1998 में भारत के लिए किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम था। ये कदम आगे बढ़ा। और ऑपरेशन विजय में आता है करगिल विजय। 26 जुलाई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था, उसमें भारत को जीत मिली थी, तो ये करगिल विजय की बात इसमें आती है। और क्योंकि हाँ ये इसमें पढ़ते हैं तो अटल जी का योगदान क्या था, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये विकास की यात्रा यहाँ रुकती नहीं है, क्योंकि स्वर्णिम भारत का दौर है वो अनवरत चल रहा है, और ये आ जाता है 2005 से लेकर 2019 तक। 2000 राइट टू इंफॉर्मेशन ये कानून आया था, जो कि संपूर्ण भारत में फैल गया था। इसके अलावा भोजन का अधिकार, इसकी बात की जाए तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, इनकी बातें अपन में की गई थी। इसमें मनरेगा यानी मनरेगा 2005 में भारत में बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए ये मिशन चला था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये भी भारत में फली फूली और आज तक भी चल रही है। इसके बाद में अपन करते हैं शिक्षा का अधिकार। ये कानून बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिसे RTE नाम दिया गया है 2009 में, यानी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो कि उद्योग धंधे करते थे, रोजगार करते थे, बाल श्रम करते थे, उनको वहां से हटाकर सभी को निःशुल्क शिक्षा देने का ये कानून पूरे भारत में चलाया गया। आगे अपन बढ़ते हैं तो 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन, इस समय भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी है, तो स्वच्छ भारत मिशन को पूरे भारत को स्वच्छ रखने की दौड़ में आगे ले जाने के लिए चलाया गया। उसके बाद में एक सबसे आता है कि नेहरू जी के समय जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी, उस योजना आयोग को खत्म करके उसकी जगह नीति आयोग, यानी योजना आयोग की समाप्ति और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, और 1 जनवरी 2015 से ये स्टार्ट हो गया। आगे अपन बात करते हैं, इसमें नोटबंदी आती है, नोटबंदी 8 नवंबर 2016 और GST 1 जुलाई 2017, तो ये दोनों इस युग में आएंगे। लेकिन 2 पार्ट छोटे अंतिम रूप से आपके पाठ्यक्रम में हैं, उसकी भी चर्चा अपन कुछ ही टाइम में करते हैं। तो वो दोनों पार्ट इस तारतम्यता से थोड़े हटकर है, और इसमें भारत ब्रिटिश काल में, यानी जो चौथा पार्ट है ब्रिटिश भारत के बाद भूमि सुधार क्या है, तो भूमि सुधार में भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार में क्या प्रयास किए उसका जिक्र इस पाठ में किया जाने वाला है। तो उसमें भूमि सुधार में सामंत प्रथा अरसों से चली आ रही थी, उसको खत्म किया गया, और उसके लिए भूदान आंदोलन किया। कृषि के सुधार में आचार्य विनोबा भावे ने, और कृषि के क्षेत्र में कुछ नियम बनाए गए, कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए जिससे किसानों को फायदा हो, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश काल में जो कुछ भू राजस्व प्रणालियां चलती थी, भू-राजस्व, इस बुक में अपन करेंगे, भू राजस्व प्रणालियां चलती थी, जैसे रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, और इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त, ये राजा महाराजाओं के समय चलते थे तीनों। तो इनको सबको समाप्त कर भूदान आंदोलन या कृषि में सुधार किए गए। और इसके आगे गरीबी के क्षेत्र में भी भारत की पंचवर्षीय योजना में कुछ कदम उठाए गए, जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में श्रीमती इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, और भारत में गरीबी हटाओ के जो रास्ते थे, जो पक्ष था, उसको मजबूत किया गया, जो कि आज भी चल रहा है। इसमें जो सबसे अंतिम पार्ट है आज के इस विषय का, इसमें विदेश नीति को लिया गया है कि भारत की विदेश नीति क्या थी। भारत की विदेश नीति, लास्ट पार्ट है, भारत की विदेश नीति क्या थी। और भारत की विदेश नीति का 90% भाग है वो जवाहरलाल नेहरू के
आसपास घूमता। जवाहरलाल नेहरू, यानी नेहरू का योगदान इसमें था। तो उन्होंने विदेश नीति के तत्व क्या थे, विदेश नीति की विशेषताएं क्या थी, विदेश नीति के जो सिद्धांत थे उनको हम पढ़ेंगे। और विदेश नीति के अंतर्गत भारत के समस्त पड़ोसी राष्ट्रों से क्या संबंध रहा, व्यापार के दृष्टिकोण से रहा हो या किसी अन्य दृष्टिकोण से, भारत चीन हो, भारत भूटान, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार, सभी से क्या संबंध रहा। भारत का विदेश नीति के अंतर्गत अमेरिका से क्या संबंध रहा, भारत का सोवियत संघ से क्या संबंध रहा, तो विदेश नीति में अपन पढ़ने वाले हैं। और विदेश नीति में सबसे मुख्य जो कदम था नेहरू जी का, वो था गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, हालांकि ये क्या है इसका जिक्र अपन बाद में विस्तृत रूप से करने वाले हैं, लेकिन ये नेहरू, नासिर, टीटो, तीन मुख्य पुरोधा थे। नेहरू, नासिर और टीटो, यानी भारत के, चेकोस्लोवाकिया के और मिस्र के तीनों जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, इन्होंने मिलकर क्या किया, विदेश नीति को आगे बढ़ाया। और इस टॉपिक को अपन उसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये आज का आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत की पूरी रूपरेखा मैंने आपके समक्ष इस पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित की गई है वो बताई है। इसको बताने का जो उद्देश्य है वो है कि ये सिलेबस से चेंज हुआ है, सिलेबस बदला है, उसमें ये जोड़ी गई है। तो ये ऐसा नहीं है आपके लिए नहीं है, सब कुछ सही है, अपन इसको पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम एक और नया वीडियो लेके आए, हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद।